चलो 2-3 मिनट का बनाएंगे, समझ गया। एक बार जो है से चेक करेंगे कि सही जा रहा है कि नहीं, है कि नहीं, क्या। तो हम लोग कौन टॉपिक पे थे, एक बार निकालो। टॉपिक नंबर, कनिष्क टॉपिक नंबर खाली बोल दो ना। टॉपिक ये क्या हो गया है, हम पढ़ाएं। तुझे खुदे डार्क है तो कैमरा में क्या लेगा, ये भी खुद ही डार्क है। टॉपिक नंबर क्या है, टॉपिक नंबर 5, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हो गया, ठीक। नहीं, अभी थोड़ा सा बचा हुआ, ओम्स लॉ। तो हम क्या बताए थे ओम्स लॉ में, वंशिका बोलो तो, थोड़ा सा बोलो। वेरी गुड। अब हम किसी से नहीं पूछेंगे, वेरी गुड। ओम्स लॉ सीख लिया था। अगर टेम्परेचर रूम का कांस्टेंट हो, टेम्परेचर कांस्टेंट हो, तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ ए वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लोइंग करंट। तो हम बताए थे क्या कि भी डेल भी रखो, डेल भी पोटेंशियल डिफरेंस को डेल भी बोलते थे। तो डेल भी इज प्रोपोर्शनल टू आई। तो प्रोपोर्शनल को हटाने का ट्रेंड है हम लोगों में, तो डेल भी इज इक्वल टू आई आर, डेल भी इज इक्वल टू आई आर, जहाँ आर कांस्टेंट है। ये सब लिखा चुके हैं, ये सब लिखाए हैं ना, ये सब लिखा चुके हैं। डेल भी इज इक्वल टू आई आर। तो डेल भी को अब नॉर्मली भी लिखेंगे, उसको ढोना ना पड़े, भी इज इक्वल टू आई आर। मतलब ये इसका जो मैथमेटिकल टर्म होगा वो हो जाएगा भी इज इक्वल टू आई आर। कब एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, भी इज इक्वल टू आई आर एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। हाँ, अब हम यहाँ तक पढ़ाए थे कि यहाँ 2 लिमिटेशन है, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, एट ए कांस्टेंट रेसिस्टेंस। टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहना चाहिए और रेसिस्टेंस भी। 2 चीज़ तो सामने में आ गया कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा तो ओम्स लॉ इनवैलिड हो जाएगा, अगर रेसिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा तो अगर रेसिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहेगा तो ओम्स लॉ इनवैलिड हो जाएगा। ये 2 चीज़ तो हमको ध्यान में आ गया, ये लिमिटेशन में काम आएगा। जब लिखेंगे ना लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, उसमें बोलेंगे टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट, रेसिस्टेंस शुड बी कांस्टेंट, ग्राफ शुड बी स्ट्रेट, नॉट वैलिड फॉर सेमीकंडक्टर, सब लिखाएंगे। लेकिन अब हमारा जो हम यहाँ तक हम पढ़ा करके इंड करके गए थे ना, अब हमारा आगे जो है कि देखो ऐसे चूंकि v इज इक्वल टू आई आर अगर है तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, r इज इक्वल टू आई इधर आ जाएगा v बाय आई। ठीक, तुमको लगता है कि r v बाय आई पे डिपेंड है, तुमको लग रहा है v बाय आई पे डिपेंड है। यहां सिर्फ ये है कि r कांस्टेंट है, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। इसका मतलब हो गया कि जितना करंट बढ़ेगा दैट इज ग्रेटर द करंट ग्रेटर द रेसिस्टेंस, ग्रेटर द करंट ग्रेटर द ग्रेटर द करंट ग्रेटर द वोल्टेज, ग्रेटर द करंट ग्रेटर द वोल्टेज। जितना करंट बढ़ेगा उतना या ऐसे कहो कि जितना वोल्टेज बढ़ेगा उतना करंट बढ़ेगा, जितना वोल्टेज बढ़ेगा उतना करंट बढ़ेगा, और बढ़ता जाएगा और बढ़ेगा। एंड लेसर द करंट लेसर द वोल्टेज। लेकिन R क्या है, R क्या है, कांस्टेंट है। R क्या है, कांस्टेंट। R हर हमेशा फिक्स रहेगा, R हर हमेशा फिक्स रहेगा। अगर किसी एक्सपेरिमेंट में अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट किए, ठीक, कोई हम एक्सपेरिमेंट किए, करंट दिए 1 एम्पियर,
करंट को एम्पियर से मापा जाता है, वोल्ट को वोल्टेज से मापा जाता है और रेसिस्टेंस को ओम से मापा जाता है। यू करके ऐसे घुमा दिया जाता है, ये हुआ ओम्स, ओम से मापा जाता है। मान लो 1 एम्पियर करंट दिए, ठीक, इसका 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पे, इसका रेसिस्टेंस कितना हो गया, रेसिस्टेंस कितना हो गया, R इज इक्वल टू वी बाई आई, R इज इक्वल टू वी बाई आई, तो वोल्टेज है 2 वोल्ट, करंट है 1 वोल्ट, तो V बटा आई कितना हुआ है क्या, इसका 2 ओम हो जाएगा, R इज इक्वल टू वी बाई आई 2 बटे 1 2 ओम हो जाएगा। उसी तरह से अगर फिर करंट को बढ़ा दिया 2 एम्पियर, इसका वोल्टेज बढ़ करके 4 वोल्ट हो जाएगा, तब इसका रेसिस्टेंस कितना होगा 2 ओम। फिर और बढ़ाओ, 2 एम्पियर से 3 एम्पियर बढ़ा दो और इसका 6 वोल्ट हो जाएगा, तो इसका रेसिस्टेंस कितना होगा 2। ये ग्राफ किस चीज का रिप्रेजेंट करता है, ये जो डाटा लिए हैं वो किस चीज का रिप्रेजेंट करता है, डाटा बोलता है कि करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ रहा है, वोल्टेज भी बढ़ रहा है, करंट 1 से 2 जा रहा है, 2 से 3 जा रहा है, 3 से 4, वोल्टेज भी हो रहा है 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, है ना। तो करंट बढ़ रहा है तो वोल्टेज बढ़ रहा है, लेकिन रेसिस्टेंस हर स्थिति में क्या है, हर स्थिति में क्या है, वो सेम है। एक बार 2 ओम हो गया तो दूसरा बार भी 2 ओम, तीसरा बार भी 2। इसका मतलब ये हुआ कि करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ेगा, लेकिन रेसिस्टेंस हर हमेशा फिक्स रहे, रेसिस्टेंस हमेशा फिक्स रहे। यहाँ लिखे भी है कि R इज कांस्टेंट, R इज कांस्टेंट। इसका मतलब करंट के बढ़ने से और वोल्टेज के बढ़ने से रेसिस्टेंस में कोई बदलाव नहीं आने वाला है, रेसिस्टेंस में कोई बदलाव नहीं आने वाला है। तो R इज इक्वल टू वी बाई आई, R इज इक्वल टू वी बाई आई यहाँ पर लिखेंगे, पहले इसको लिख ले फटाक से लिख, 1 मिनट के अंदर तुरंत उतार, फटाफट उतार, थोड़ा सा फास्ट कर लो। इसका जो हम ग्राफ बनाएंगे, करंट और वोल्टेज का ग्राफ, तो यहाँ 1 एम्पियर 2 वोल्टेज, फिर यहाँ 2 एम्पियर 4 वोल्ट, 3 एम्पियर 6 वोल्ट, 4 एम्पियर 8 वोल्ट, इस सबको मिलाओ तो क्या होता है। अगर यहाँ पे अगर और 0 से लेंगे यहाँ से, तो ग्राफ यहाँ नहीं जाएगा, ये रेसिस्टेंस का ग्राफ R इज इक्वल टू वी बाई, मतलब ग्राफ हमेशा स्टेट होगा। ग्राफ क्या होगा हमेशा, V और I का ग्राफ फिक्स होगा, मतलब R करंट और वोल्टेज के बढ़ने से R पर कोई पक्ष, ये भी ओम्स लॉ का एक लिमिटेशन है, ग्राफ शुड बी स्टेट, ग्राफ शुड बी स्टेट। लिख लिया, मिटाते हैं। अब यहां पे लिखो डू यू नो, डू यू नो R is equal to V by I, but R does not depends on, but R does not depends on, but R does not depends on V and I। R V by I पे इक्वल टू होता है, लेकिन R V और I पर निर्भर नहीं करता है। तो क्वेश्चन आता है कि then on what factors, then on what factors R depends, इसको इंड करते हैं। एक बार देख लो, ऐसा तो ना है कि हम पूरा वीडियो ले लेंगे, 1 घंटा खत्म हो गया
पता चला वीडियो ये मैंने बोला, एक बार देख लो विशाल। हैं करवा दें, ठीक। आंसर R depends on the shape and size of wire. R depends on the shape and size of wire. शेप एंड साइज मतलब समझा, लंबाई और मोटाई, लंबाई और मोटाई मतलब लंबाई के बढ़ जाने से रेसिस्टेंस बदल जाएगा। लंबाई पतला तार में कम करंट जाएगा, मोटा तार में ज़्यादा करंट जाएगा। या ध्यान है तुम्हारे घर में जब एसी का वायरिंग किया था तो मोटा तार लगा था, बोला था कि सर ये एसी लगाना है मोटा तार लगाना पड़ेगा, कम से कम 16 एम्पियर का करंट खींचता है, उसके लिए तार मोटा होता है। और जब पंखा उंखा चलाना है, छोटा मोटा बल्ब जलाना है, पतलो तार 1 एम्पियर तार खींचता है, 1 एम्पियर तार पतला तार से भी। इसका मतलब पतला तार से कम एम्पियर जाता है, कम करंट, और मोटा तार से ज़्यादा करंट। इसका मतलब ज़्यादा करंट मतलब कम रेसिस्टेंस, कम करंट मतलब ज़्यादा रेसिस्टेंस। इसका मतलब मोटाई पतलाई से रेसिस्टेंस प्रभावित होता है, बदलता है, और लंबाई बढ़ने घटने से रेसिस्टेंस बढ़ता है। मतलब दैट इज R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L। लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं और थिकनेस के इन्वर्सली। इसका मतलब ये हुआ कि लंबाई बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा, तार की लंबाई बढ़ेगी तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगी, और लंबाई घटेगी तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगी। यहाँ रेसिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थिकनेस है, इसका मतलब है कि दैट इज ग्रेटर देन थिकनेस लेसर द रेसिस्टेंस। जो जितने मोटा तार होंगे उससे उतने ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, मतलब उसका उतना कम रेसिस्टेंस होगा। ग्रेटर द थिकनेस लेसर द, अगर ये दोनों को कोऑर्डिनेट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो R इज प्रोपोर्शनल टू L ऊपरे रह जाएगा, A नीचा है तो नीचा आ जाएगा। तो प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगेगा, कांस्टेंट लगाने का ट्रेंड है, वो कांस्टेंट रो लगेगा, रो L बाय। अब लिखेंगे हियर रो इज कांस्टेंट, हियर योर रो इज कांस्टेंट कॉल्ड रेसिस्टिविटी, कॉल्ड रेसिस्टिविटी। इसको लिख, एक बार चेक कर लो, पॉज करके पॉज कर लो।